विभव और धारिता 12th क्लास में पूछे जाने वाले, अगले बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। और जो लोग जुड़ रहे हैं वो अपने दोस्तों में एक बार शेयर भी जरूर कर देंगे। 1 मिनट में जब हम लोग सब जुड़ जाए उसके बाद जो है क्लास की शुरुआत कर दिया जाएगा। देखते हैं, आज भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज होगा। और पहले आप लोग जुड़ जाइए, उसके बाद हम लोग क्लास की शुरुआत करेंगे। एक मिनट के अंदर चलिए, जो लोग जुड़े हैं अपने दोस्तों में एक बार शेयर भी कर दें, और ताकि आज का लाइव सेशन शुरू किया जाए। जो विद्यार्थी जुड़े हैं एक बार इसको शेयर भी कर देंगे। चलिए, अब क्लास की शुरुआत हम लोग करेंगे। शुरू कर रहे हैं आज के इस लाइव क्लास की। ये पहला क्वेश्चन हम लोग, बहुत सारे लड़के जो जुड़ रहे हैं, ठीक है, 1 मिनट और 7:35 से हम लोग क्लास की शुरुआत कर लेंगे। 7:35 जब समय होगा, पहले आवाज बता दीजिए, ऑडियो और वीडियो किस प्रकार से आ रहा है, ये पहले आप आवाज बता दीजिए कैसे आ रहा है। अगर क्लियर है तो उसके बाद हम लोग क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न आज आपको मिलने वाले हैं, बेशक महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे आज, इसमें कोई संशय नहीं है। चलिए, अब कुछ बच्चे जुड़ गए हैं, अब क्लास को शुरू किया जा सकता है। अब हम करते हैं क्लास की शुरुआत। और कहां तक हुआ था, तो आपने प्रीवियस क्लास में आप पढ़ लिए थे 30 नंबर क्वेश्चन तक। आप 30 तक क्वेश्चन पढ़ लिए थे, और आज हमें पढ़ाना है 31 नंबर क्वेश्चन से। यहां से बताना होगा कि निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर है। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। वोल्ट प्रति मीटर किसका मात्रक है? वोल्ट प्रति मीटर किसका मात्रक होता है? किसका मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है? विद्युतीय फ्लक्स का, विद्युतीय विभव का, विद्युतीय धारिता का, या विद्युतीय क्षेत्र का? कौन सा उत्तर इसका सही होगा? आप कमेंट करना शुरू करें। प्रदीप बता रहे हैं कि आवाज स्वीट है। बिल्कुल, आवाज बिल्कुल स्वीट है। किसका मात्रक है वोल्ट प्रति मीटर? इसमें से किसका मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर? वोल्ट प्रति मीटर जो है किसका मात्रक है? फ्लक्स का, विद्युतीय विभव का, धारिता का, या विद्युतीय क्षेत्र का? कौन सा मात्रक सही है? देखो भाई, E बराबर एक पढ़े होंगे -dV/dx, तो परिमाण ले लो E बराबर dV/dx, तो ये वोल्ट होता है और यह मीटर होता है। माने विद्युतीय क्षेत्र का एसआई मात्रक की अगर हम बात करें तो वह होता है वोल्ट प्रति मीटर। क्या होता है भाई? वोल्ट प्रति मीटर होता है। विभव का क्या होता है? तो विभव का केवल वोल्ट होता है। धारिता का क्या होता है? फैराड होता है। और फ्लक्स की बात करें तो फ्लक्स का क्या होता है भाई? तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम फ्लक्स का होता है। मैंने सही मात्रक को लिख दिया। फ्लक्स का न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, विभव का होता है वोल्ट, विद्युतीय क्षेत्र का वोल्ट प्रति मीटर या न्यूटन प्रति कूलम, दोनों में से कोई उत्तर सही है। और धारिता का होता है फैराड।
ठीक है। तो इसमें पूछ रहा था वोल्ट प्रति मीटर किसका है, तो विद्युतीय क्षेत्र का मात्रक, विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता का मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कौन सा सदिश राशि है, निम्नलिखित में से कौन सा सदिश राशि है, कौन सा सदिश राशि है, और जो लोग जानते हैं बताइएगा। विभव, आवेश, क्षेत्र तीव्रता, पृष्ठीय आवेश घनत्व, कौन सा सदिश राशि है, विभव, आवेश, क्षेत्र तीव्रता, आवेश का पृष्ठ घनत्व। आप कमेंट करके इसका उत्तर जरूर बताएं कि इसका कौन सा उत्तर सही होगा। कौन सा सदिश राशि है, सदिश का मतलब जिसमें जो है, जिसमें दिशा हो, निम्नलिखित में से किसमें दिशा होता है। तो यह जो मान लो आप कहोगे विद्युतीय विभव का कि भाई 40 200 वोल्ट पश्चिम, ठीक लगेगा भाई, 200 वोल्ट पश्चिम कहिएगा। पूछा जाएगा कि विभव कितना है, विभव का मान कितना है, आप कहिएगा 200 वोल्ट पश्चिम। तनी सुनिए कि हंसी बरता ना हो तो ई ना हो, ई ना चलवो, ये ना हो। आवेश कितना है, कहा जाए किसी पिंड पर आवेश कितना है, तो 4 कूलम उत्तर आहल, इहो ना हुई, एक भी दिशा नहीं बतलावल जा सकत। तो अब पृष्ठीय घनत्व बा, पृष्ठीय घनत्व की बात करें तो कूलम प्रति मीटर स्क्वायर, ये भी जो है पृष्ठीय घनत्व भी नहीं होगा। हाँ, विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता हो जाएगा। विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता में आप कह सकते हैं इसकी दिशा धनावेश से ऋणावेश की तरफ होती है, मतलब इसका हम दिशा बता सकते हैं, और जिसका दिशा बता सकते हैं वही होता है सदिश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिन लोगों ने बताया होगा बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन सवाल नंबर 33, और ये रहा जोरदार सवाल। गोलीय सांधारित्र, इसका त्रिज्या स्मॉलर एक कैपिटल आर, ठीक है भाई, और इसकी धारिता बताना है, इसकी धारिता का मान कितना होगा। एक गोलीय सांधारित्र है, इसकी बाहर का त्रिज्या बड़ा आर और भीतर का त्रिज्या छोटा आर, और बताना होगा इसमें कौन सा उत्तर सही होगा कि गोलीय सांधारित्र की धारिता का मान क्या होगा। कल का लाइव क्लास जिन्होंने देखा होगा इस पर न्यूमेरिकल्स मैंने बताया था, जिन लोगों ने देखा होगा एकदम आप सही जवाब दे सकते हैं। देखते हैं इसका कितने लोग सही जवाब देते हैं, और एक बार दोस्तों में शेयर कर दो भाई। आज भी 30 प्रश्न से कम नहीं होने वाले हैं, आज भी कम से कम 30 प्रश्न होंगे। संभावना है कि आज भी 30 प्रश्न करवाए जाएंगे, 30 प्रश्न होगा आज। देखते हैं कितने लोग इसका उत्तर देगा, कितने लोग। चलिए, इसका सही उत्तर होगा सी बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर प्लस आर, यह उत्तर सही है, और ये आपको क्वेश्चन बताए भी गए हैं। ये पिछले सॉरी यहां माइनस होगा, ये ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, गोलीय संधारित्र की धारिता जो होगा सी बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर आर बटा आर माइनस आर। ऑप्शन नंबर ए, जिन लोगों ने बताया है कमेंट करके उनका उत्तर बिल्कुल सही है। ये सूत्र है, इसमें कुछ करना नहीं है, ये डायरेक्ट आपका सूत्र है, और इसका आपको याद रखना होगा कि गोलीय प्लेट सांधारित्र की धारिता C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर आर बटा आर माइनस आर होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, और मैं चाहूंगा कि इसका उत्तर आप स्वयं बताइए। क्वेश्चन है कि यदि समान धारिता C1 के n संधारित्र समानांतर क्रम में जोड़े जाते हैं तो बताना होगा कि इसकी समतुल्य धारिता क्या होगी, इसकी समतुल्य धारिता का मान क्या होगा, और देखते हैं कितने लोग इसका उत्तर बता पाते हैं। और कमेंट करना आपने शुरू भी कर दिया है, मैं चाहूंगा कि आप इसका उत्तर जरूर बताएं, कौन सा इसका उत्तर सही होगा। मैं इसको बनाकर भी बता दूंगा। चलिए, अब हम लोग इसको बनाते हैं।
चलिए इसको जोड़कर दिखाते हैं। समान धारिता वाले C1 के n संधारित्रों को समानांतर क्रम में जोड़ा गया है कुछ इस प्रकार से। ऐसे ही जोड़ा गया है, बहुत सारे धारिताओं को जोड़ा गया है और इसका वैल्यू आप देख पाएंगे। ये C1 है, C1 कितना जोड़ा गया है n। तो टोटल जो होता है वह होता है C1 जोड़ 1/C2 जोड़ 1/C3 डैश डैश कहां तक n तक। आपने देखा यहाँ वैल्यू दिया हुआ है, सबका एक जैसा दिया है, कितना तक n तक। तो n तक जब जोड़िएगा तो a को n तक जोड़िएगा तो n/C1 हो जाएगा। इसको पलट दीजिए, इसको पलटिएगा तो C1 ऊपर हो जाएगा और बटा में n हो जाएगा। कुल मिलाकर टोटल धारिता का वैल्यू जो आ रहा है वह आ रहा है C1/n। क्या आ रहा है भाई? C1/n। यह उत्तर बिल्कुल सही है। जैसे समानांतर, एक मिनट, ये समानांतर न करे तो श्रेणी क्रम हो गया। अगर श्रेणी क्रम रहेगा तो इसका उत्तर यह होगा। लेकिन अगर समानांतर कहेगा तो इसको हम कैसे बनाएंगे? तो समानांतर के लिए होता है C1 जोड़ C2 जोड़ C3 डैश डैश कहां तक n तक। तो यहाँ CEQ बराबर सब यहाँ C1 ही दिया हुआ है, सब C1 दिया हुआ है, तो सब C1 ही दिया है तो n तक C1 ही जोड़िएगा तो NC1 आ जाएगा, टोटल धारिता हो जाएगा। तब क्या उत्तर होगा? तब उत्तर हो जाएगा NC1। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ये समानांतर क्रम में कह रहे तो यह होगा, अगर श्रेणी क्रम में कह रहा है तो आपका उत्तर यह होगा। श्रेणी क्रम में मैंने बताया था, अगर श्रेणी क्रम में रहे तो आपका उत्तर यह होगा और समानांतर क्रम में कहे तो आपका उत्तर यह होने वाला है। C बराबर NC1 हो जाएगा। आप जो धारिता का जो श्रेणी क्रम में होता है और समानांतर क्रम में, यह प्रतिरोध के ठीक उल्टा होता है। प्रतिरोध में श्रेणी क्रम में होता है, श्रेणी क्रम में R1 R2 जोड़ R3, लेकिन अगर हम संधारित्र की बात करते हैं तो समानांतर क्रम इसका होता है C1 जोड़ C2 जोड़ C3 कहां तक n तक। कैलकुलेट किया गया तो मान आ गया NC1। क्लियर है? अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 35। विरामावस्था से 100 वोल्ट विभवांतर पर एक इलेक्ट्रॉन तथा एक अल्फा कण को त्वरित करने पर इनके संवेग का अनुपात क्या होगा? इनके संवेग का मान क्या होगा आपको बताना होगा। इनके संवेग का मान क्या होगा? इसमें कौन सा उत्तर सही होगा? इसका उत्तर बताना होगा और इसको हम लोग साबित करके ही बताएंगे। देखते हैं किनका उत्तर आ रहा है। विरामावस्था से 100 वोल्ट विभवांतर पर एक इलेक्ट्रॉन तथा एक अल्फा कण को त्वरित करने पर उनके संवेगों का अनुपात क्या होगा? पहले देख लो, अगर वोल्टेज दे रहे हो, अगर वोल्ट दे रहे हो तो वोल्टेज देने के बाद कण का वेग कितना होता है? तो कण का वेग क्या होगा? तो किसी भी कण के लिए सूत्र होता है √2 क्यू भी यहां जो है विभवांतर है और बटा में होता है m होता है। क्या होता है? m होता है। अगर हमें निकालना है, माने अगर आप किसी कण पर विभवांतर देते हैं, किसी कण को विभवांतर देते हैं या विभवांतर वाले क्षेत्र में रखते हैं, तो विभवांतर देने के बाद, विभवांतर स्थापित करने के बाद उस कण में गति होगा, उसका वेग होता है v बराबर √2 क्यू बटा m सूत्र होता है। अगर हमको निकालना है कि भाई इलेक्ट्रॉन का वेग कितना होगा, इलेक्ट्रॉन का वेग बटा अल्फा का वेग क्या होगा, माने दोनों को विभवांतर दीजिएगा तो इलेक्ट्रॉन भी गति करेगा और अल्फा कण भी गति करेगा, तो दोनों के वेग का अनुपात क्या होगा? तो यह हो जाएगा √2 क्यू। और आवेश की बात हो रही है, आवेश की बात हो रही है, तो ये जो आवेश है इलेक्ट्रॉन पर और अल्फा कण पर, यहां अब समझने वाली बात होगी। यहां 2 क्यू भी हो गया
इसको रहने दो। और यहां जो होगा वह एम एम हो जाएगा। और ये जो एम है द्रव्यमान किसका, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। ठीक है भाई। और इसका क्या होगा, इसका अगर हम देखें, अगर हम इसकी बात करें तो इस पर क्या होने वाला है, तो अल्फा का हो जाएगा 2qv बटा एम अल्फा हो जाएगा। ठीक है। यह सिर्फ आया क्या, इनके वेग का अनुपात आ गया। अब वेग का अनुपात आ गया तो हमें क्या निकालना है, यहां से अगर आप कैलकुलेट करते हो तो ये मान देखो कितना आएगा, यह बात समझना होगा। तो अल्फा माने वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना हो गया और अल्फा का वेलोसिटी इतना हो गया। अब क्या करना होगा, तो हमें इसमें देखना होगा कि भाई कट रहा है क्या, एक कट रहा है और यह एम अल्फा ऊपर और एम ई आ जाएगा नीचे। फिर यहां से काट दो, कट जाएगा। कटने के बाद आ जाएगा वी ई बटा वी अल्फा बराबर यह, तो कट कर एम अल्फा चला जाएगा ऊपर और एम ई आ जाएगा नीचे। ठीक है। अब हमें निकालना है संवेग का अनुपात। क्या निकालना है, संवेग का अनुपात निकालना है। संवेग कहें तो पी ई और बटा पी अल्फा। सूत्र होता है, संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग। तो द्रव्यमान एम ई और वेग जो है वी ई। फिर इसका एम अल्फा द्रव्यमान हो गया। उसके बाद क्या, और चूंकि ये रूट में ही है, रूट में ही, और इसका जो वेग हो जाएगा, इसका वेग क्या होगा, वी अल्फा। ठीक है। अब इसी को हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो कैलकुलेट करने के बाद जो है, जो हमारा वैल्यू आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो यहां तक आप पहले उतार लीजिए और उसके बाद इसको हम कैलकुलेट करते हैं। तो कैलकुलेट करने के बाद जो मान आएगा वही आपका उत्तर हो जाएगा। यहां तक आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए या उतार लीजिए। यहां तक आप उतार लीजिए पहले, यहां फिर समझ लीजिए, थोड़ा सा देख लीजिए। यह जो है वेग अगर हम निकालना चाहते हैं तो वेग का सूत्र होता है 2qv और बटा में m। तो हम अगर इलेक्ट्रॉन का निकालते हैं तो 2qv और बटा में क्या, m हो जाएगा। ये द्रव्यमान की जगह m, और अल्फा है तो 2qv और बटा में m अल्फा हो जाएगा। माने इसका द्रव्यमान नीचे 2qv आवेश गुणे विभवांतर, तो वही 2 गुणे आवेश गुणे विभवांतर और बटा में m है ना, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नीचे हो जाएगा। फिर यह सूत्र जैसे है वैसे ही बैठा दिया गया अल्फा के लिए, और यहाँ m अल्फा हो गया। यहाँ थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात होगी, यहाँ से 1 मिनट, यहाँ से थोड़ा सा, कि यह तो कटेगा, यह आवेश देखते हैं क्या होगा। तो आवेश चूंकि अल्फा पर इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा दुगुना होता है, माने अगर हम बात करें तो यह जो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है, इस आवेश का दुगुना होता है अल्फा पर। तो यहाँ 2 से गुना छूट गया है। तो फिर अब क्या होगा, तो 2q अल्फा ये कट जाएगा और 2q अल्फा कट जाएगा, और यह जो आएगा m अल्फा, ये कहाँ जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ठीक है। और बटा में रह जाएगा 2 और बटा में m, या 2m हो जाएगा। तो अब हमारे पास यह आपके संवेग निकालना है। तो संवेग निकालने का सूत्र क्या होता है कि m बराबर m भी होता है, माने p बराबर क्या होता है, m भी होता है। p बराबर m भी हो गया। अब यहां आप कैलकुलेट कर लो भाई, यहां कैलकुलेट अगर करते हो तो क्या बचेगा, यहां एम ई बटा एम अल्फा, और इसका वैल्यू दिया हुआ है एम अल्फा बटा 2m दिया हुआ है। ठीक है। इसको हम हटा दें, इसको हटा देते हैं, और इसको हटाने के बाद, इसको हटाने के बाद क्या मिलेगा, तो एम ई बटा एम अल्फा इंटू में क्या है भाई, तो एम अल्फा और बटा में क्या है 2m है। तो कुछ कटने वाला है तो काट दो। देखो यहाँ यह रूट में है m बिना रूट में है, तो कटेगा तो ऊपर रूट में बच जाएगा। यह जब कटेगा ना इससे, तो ऊपर रूट में नहीं है, नीचे रूट में है, तो कटेगा तो ऊपर रूट में बच जाएगा। फिर बटा में तो 2 रहेगा ही, और यह कटेगा, ये बिना रूट वाला और यह रूट वाला, तो कटेगा तो नीचे रूट वाला बचेगा। तो मतलब एम ई बटा 2m अल्फा, एम ई बटा 2m अल्फा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर डी एकदम सही जवाब है।
मैंने इसको कैलकुलेट करके बता दिया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये थोड़ा सा जटिल क्वेश्चन था, इसको आप एक बार समझ लीजिएगा, उतार लीजिएगा। यहाँ एक बात याद रखिएगा कि अल्फा पर आवेश का जो वैल्यू होता है, अल्फा पर आवेश का मान जो होता है वह इलेक्ट्रॉन से दोगुना होता है। इलेक्ट्रॉन से कितना होता है? दो गुना होता है। कितना होता है भाई? दो गुना। माने अल्फा आवेश पर, अल्फा पर जो आवेश होता है वह इलेक्ट्रॉन के आवेश का दोगुना। तो इलेक्ट्रॉन पर होता है 1.6 गुना 10 के पावर -19, तो अल्फा पर हो जाएगा 3.2 गुना 10 के पावर -19। और उसी का यूज करके मैंने सूत्र पर बैठाया, काटने के बाद यहाँ पे भी का मान आ गया। और संवेग का सूत्र होता है द्रव्यमान गुणे वेग, तो द्रव्यमान गुणे वेग अल्फा का, तो द्रव्यमान गुणे वेग, और यह ऐसे ही रह गया और इसको इसका मान आया हुआ है, रख दिया गया और काट दिया गया। ये रूट में है, बिना रूट में है, कटेगा तो ऊपर रूट में बचेगा। ये रूट में है, बिना रूट में है, तो कटेगा तो नीचे रूट में बचेगा। यह जो है ऑप्शन नंबर डी, जो बिल्कुल सही उत्तर है आपका। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर। यहां देखते हैं इलेक्ट्रॉन का अंतिम वेग क्या होगा। इलेक्ट्रॉन का कह रहे कि एम द्रव्यमान तथा आवेश का, एम द्रव्यमान तथा क्यू आवेश का एक इलेक्ट्रॉन विरामावस्था से भी विभवांतर देने पर त्वरित होता है। इलेक्ट्रॉन का अंतिम वेग क्या होने वाला है? अभी मैंने सूत्र बताया था, अभी मैंने सूत्र बताया था। मैं चाहूंगा कि आप इसका उत्तर बताएं। इलेक्ट्रॉन का अंतिम वेग क्या होगा? इसका सही जवाब क्या होगा? अभी एक आपको सूत्र लिखा गया था और उस सूत्र के द्वारा आप बता पाएंगे कि उसका आंसर क्या होगा। बहुत बारीकी से समझिएगा, क्वेश्चन कुछ इसमें न्यूमेरिकल्स टाइप के आ रहे हैं जो काफी महत्वपूर्ण है आपके लिए। अभी मैंने एक सूत्र बताया था शायद आपको कि v बराबर √2qv बटा m बताया गया था। और देखो यहाँ इलेक्ट्रॉन, अगर आवेश की हम बात करें इलेक्ट्रॉन पर, तो E होता है I इंटू वी, अब बटा में m हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन पर अगर इलेक्ट्रॉन को त्वरित किया जाए, अगर इलेक्ट्रॉन को त्वरित किया जाए, तो इलेक्ट्रॉन को त्वरित करने के बाद उसका अंतिम जो वेग होगा वह v बराबर √2qv बटा m होता है। अब ऐसे कंडीशन में, ऐसे कंडीशन में q जो आवेश है, आवेश की जगह E रखा गया, तो आपका सूत्र यह आ गया। तो ऑप्शन नंबर ए इनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 37। निकाय की स्थिति जो ऊर्जा बताना है, ये बताना होगा। कुछ इस प्रकार से है क्वेश्चन। यहां 10 माइक्रोकूलम और यहां -10 माइक्रोकूलम, ठीक है। इनके बीच की दूरी है 40 सेंटीमीटर, ठीक है। ऊर्जा निकालना है, सूत्र होता है Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R होता है, ठीक है। और वैल्यू बैठा हुआ है, वैल्यू बैठा दो। U बराबर Q1 तो 10 है, माइक्रो में है तो 10 के पावर -6। इसका भी मान है, ये तो एक प्लस में है एक माइनस में है, तो इसका ऊर्जा जो आएगा माइनस में आएगा, आगे माइनस लग जाएगा। 10 गुने 10 के पावर -6, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रहने दो, और त्रिज्या r है, मतलब r मतलब दूरी है 40 सेंटीमीटर है, तो 40 गुने 10 के पावर -2 हो जाएगा। मीटर में बदल जाएगा, या सेंटीमीटर में है तो 40 गुने 10 के पावर क्या लिखेंगे? -2। फिर से एक बार देखो, आवेश है 10 माइक्रोकूलम, यहाँ है -10 माइक्रोकूलम, और बीच की दूरी है 40 सेंटीमीटर। ऊर्जा होता है U बराबर Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। एगो प्लस में है एक माइनस में है, तो आएगा माइनस में। 10 पहला है 10, तो 10 गुने 10 के पावर -6, यह है माइनस, तो माइनस पहले, और 10 गुने 10 के पावर -6। 10 के पावर -6 क्यों भाई? तो माइक्रो लगा है इसलिए। बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, और जो इसके बीच की दूरी है वह 40 गुने 10 के पावर -2 हो जाएगा। अब कैलकुलेट करते हैं। यहां देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, इसका मान होता है 9 गुने 10 के पावर 9 हो जाता है। इसको कैलकुलेट करो, एक कैलकुलेशन करो पहले, आगे तो माइनस लग ही जाएगा भाई। ये 10 में 10 से तो कितना हो जाएगा? 100। कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। और 10 के पावर -6, 10 के पावर -6, 10 के पावर -12 हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और नीचे देखो, इसका तो मान लिखा गया ऊपर, ये देखो 40, ये है गुणे 10 के पावर -2, तो नीचे है 10 के पावर -2, तो ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। अब इसका कैलकुलेशन देखते हैं क्या होने वाला है। एक गुना कर लो पहले, 9 हो गया, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, माइनस में है 10 के पावर, यहां देखो 9 अतु 11, या 9 अतु 11, एगो यहाँ जीरो है, तो 9 यहाँ आप देख रहे हैं, यह हो गया 9,
और यह 2 11 हो गया, यह एगो 0 है तो 12 हो गया, 10 के पावर 12, और यहाँ भी 10 के पावर माइनस 12, तो 10 के पावर 12 और 10 के पावर माइनस 12 मिलकर क्या हो जाएगा 0, और बटा में है 4, तो -9 बटा हमारे पास आ रहा है 4, तो भाग दे दो, 4 दूना 8, 1 0, 4 दूना 8, 5 चौका 20, 2.25 जूल माइनस में आ रहा है। आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। अगर यहाँ किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, मैं फिर से बताने के लिए तैयार हूं। अगर इसमें किसी को डाउट है, सी नंबर इसका उत्तर है। अगर इसमें अगर किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हो, मैं फिर से इसको बता दूंगा। लेकिन हमें आशा है कि आपने इसको समझ लिया होगा, और ये तो केवल सूत्र है। नहीं दिलखुश भाई, इसका उत्तर जो है 2.25 ही आ रहा है, यही होगा। अगर इसमें किसी को डाउट है तो आप पूछ लीजिए। बेहतर क्वेश्चन है, बेहतर क्वेश्चन का संकलन आ रहा है। कुछ आज न्यूमेरिकल्स टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे और भाषा वाले प्रश्न भी मिलने वाले हैं। और तब कल के क्लास में जो है हम लोग पढ़ेंगे विद्युतीय परिपथ के बारे में। विद्युत धारा और विद्युत परिपथ से बहुत बेहतर बेहतर सवाल मैं देख पा रहा हूं कि मिलेगा आपको। चलिए, इसमें कोई डाउट नहीं है ना। ये सूत्र है, ये 10 माइक्रोकुलम माइनस 10 माइक्रोकुलम, दूरी है 10 40, और मैंने ऊर्जा का मान लिख दिया यह, ठीक है। और चूंकि प्लस माइनस है तो प्लस माइनस यहाँ दिया जाएगा, और ये चूंकि सेंटीमीटर में है तो 40 को 10 का माइनस 2 लिखा गया, कैलकुलेट कर दिया गया तो -2.25 जूल आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, यह क्वेश्चन आपके सामने। विद्युतीय द्विध्रुव, विद्युतीय द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में विद्युतीय विभव का मान क्या होगा? विद्युतीय विभव का मान क्या होगा? निरक्षीय में विद्युतीय विभव का मान क्या होता है? मैं चाहूंगा कि आप इसका उत्तर जरूर बताएं, इसका कौन सा उत्तर सही होने वाला है। मैं आपके उत्तर का प्रतीक्षा कर रहा हूं, और आपको उत्तर बताना भी चाहिए। चलिए, ये जो सूत्र होता है, देखो विभव का सूत्र यह होता है, लेकिन जब निरक्षीय रहेगा ना, निरक्षीय रहेगा तो थीटा का मान क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। तो P cos 90 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। और अब जानते हैं cos 90 का मान होता है 0 होता है, तो जब एगो 0 हो गया तो पूरा मान क्या हो गया? 0। मतलब इसका सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। विद्युतीय द्विध्रुव के कारण उसके निरक्षीय स्थिति पर विद्युतीय विभव का मान होता है 0। इसका सही उत्तर है भी का मान कितना? 0 हो जाएगा। एनी डाउट? मुझे लगता है क्लियर है। आप डायरेक्ट याद भी कर सकते हो, और ऐसे तो सूत्र यह होता है, और लेकिन थीटा का मान क्योंकि निरक्षीय पर रहेगा तो थीटा का मान कितना हो जाएगा? 90। तो निरक्षीय पर रहेगा तो थीटा का मान 90 ले लीजिए, कैलकुलेट कीजिएगा तो 0 हो गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चला जाए। अगला क्वेश्चन है 39। ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। प्रभावी धारिता 5 माइक्रोफेराड, 5 माइक्रोफेराड को प्राप्त करने के लिए सिर्फ 2 माइक्रोफेराड के कम से कम कितने संधारित्र की आवश्यकता होगी? इसका कौन सा उत्तर? माने 2-2 माइक्रोफेराड के कितने संधारित्रों को जोड़े, कितने संधारित्रों को जोड़े कि 5 माइक्रोफेराड हमें प्राप्त हो जाए? माने 2-2 माइक्रोफेराड के कितने संधारित्रों को जोड़ा जाए कि 5 माइक्रोफेराड हमें प्राप्त हो जाए, ठीक है। और मैं चाहूंगा कि आप इसका उत्तर बताएं। 2-2 माइक्रोफेराड का कितना संधारित्र को अगर एक साथ जोड़ा जाए कि उसकी धारिता जो है वह प्राप्त हो जाए, कितना? उसकी धारिता प्राप्त हो 5 माइक्रोफेराड, 5 माइक्रोफेराड उसकी धारिता प्राप्त हो जाए। और मैं चाहूंगा कि आप इसका उत्तर जरूर बताएं। मैं आपके उत्तर का प्रतीक्षा कर रहा हूं कि आप इसका उत्तर आप बताएंगे, और मैं कुछ देर प्रतीक्षा करके और मैं फिर बताना शुरू कर दूंगा, और ये न्यूमेरिकल्स टाइप का हो जाएगा थोड़ा सा। चलिए, अब जो है देखो,
2 माइक्रोफेराड का हमें कैपेसिटर लेना है। कितना का? 2 माइक्रोफेराड का। ठीक है, तो आप जान लीजिए अगर 2 से ज्यादा बढ़ाना है ना तो समानांतर में जोड़िए उसको। किसमें जोड़िएगा? समानांतर में। 2 को समानांतर में जोड़ दीजिए। 2 को समानांतर में जोड़िए। 2 को समानांतर में जोड़िएगा तो क्या होगा? ये 2 माइक्रोफेराड 2 माइक्रोफेराड, तो टोटल जो हो जाएगा, जब टोटल के लिए जब समानांतर क्रम में रहता है तो क्या करते हैं? C1 जो C2 करते हैं ना, तो 2 2 कितना हो गया? 4 माइक्रोफेराड। कितना हो गया भाई? 2 को संधारित्र को अगर लिया जाए, जोड़ा जाए तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। हमें मंगाना है 5। अब एक कैसे आएगा? एक आएगा कैसे? अगर एको को समानांतर क्रम में मैंने जोड़ दिया तो बस बातें बिगड़ जाएगा। 6 हो जाएगा, 4 2 6 हो जाएगा। अब क्या करते हैं? 2 को लेते हैं श्रेणी क्रम में। 2 को ले लिया गया श्रेणी क्रम में, और यह है 2 और यह है 2। श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो 1/c का वैल्यू होता है 1/c1 प्लस 1/c2। अब ऐसे कंडीशन में 1/c बराबर हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2। ये जोड़ने के बाद 1/c बराबर 1 आ जाएगा, पलटिएगा तो c का मान 1 आ जाएगा। अगर हम 2 माइक्रोफेराड का दो संधारित्र को मैं समानांतर क्रम में पहले ले लूं तो इसका टोटल धारिता का मान हो जाएगा 4। और इसके अलावे 2 मैं संधारित्रों को समानांतर अगर श्रेणी क्रम में ले लूं तो इसका टोटल धारिता हो जाएगा 1, और 4 1 दोनों को जोड़िएगा तो हो जाएगा 5। ये 5 माइक्रोफेराड बनाने के लिए मैंने कितने धारिताओं को जोड़ा? कितने संधारित्रों को जोड़ा? 1 2 3 और 4। मैंने 4 को जोड़ा और तब मुझे प्राप्त हुआ 5 माइक्रोफेराड। 2 श्रेणी क्रम में जोड़ा और 2 समानांतर क्रम में। समानांतर क्रम में जोड़ा तो 4 माइक्रोफेराड मिला, और श्रेणी क्रम में जोड़ा 1 माइक्रोफेराड मिला। मुझे करना था 5, मैं 4 1 जोड़ दिया, कितना हो गया? 5। और 5 माइक्रोफेराड कितना संधारित्रों से आया? तो 1 2 3 और 4। 4 को जोड़ने पर कितना आया? 4 संधारित्रों को जोड़ा गया 2 माइक्रोफेराड का, तो 5 माइक्रोफेराड हो गया। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग को चलना चाहिए, और अगला क्वेश्चन अब आपके सामने है। मैं चाहूंगा कि आप इसका उत्तर बताएं कि इसका उत्तर कौन सा होगा। देखते हैं कितने लोग इसका उत्तर बता पाते हैं। चलिए देखा जाए कि इसका वैल्यू क्या होगा। अब देखो, करना यह होता है कि यह जो फिगर है इसका समतुल्य धारिता निकालना है। समतुल्य धारिता, तो इसको पहले ये जो है इसको ऐसे अलग अलग कर दो, और सोच कर दिया गया। और इसके साथ ये 4 माइक्रोफेराड हो गया, ये 4 माइक्रोफेराड हुआ, और इसके साथ मैंने अभी जोड़ा हुआ है 4 माइक्रोफेराड। ठीक है, और यहां इसके साथ 2 माइक्रोफेराड। ठीक है, और यह जोड़ने के बाद जो है या फिर 4 माइक्रोफेराड रह गया। जरा आकृति को ध्यान से देखना, मैंने इसको ऐसे निकाल दिया, ऐसे निकाल दिया, और ऐसे निकालने पर सीधा ऐसे हो गया। अब जरा देखो, ये दोनों जो है, ये दोनों क्या है? श्रेणी में है, तो ये 4 और 4 श्रेणी में है, 4 और 4 श्रेणी में है। तो ये मान लो C1 है या C2 है, ये C3 है, C4 है, ये C5 है। 5 संधारित्र है ना, ये C1 C2 को कैलकुलेट करो। ये C1 और C2 को मैं इसको कैलकुलेट कर रहा हूँ। ये श्रेणी में है तो श्रेणी में एक डायरेक्ट मैं नियम आपको बता सकता हूँ, आप उसको आसानी से यूटिलाइज कर सकते हैं। इसमें करना यह होता है कि 2 है, श्रेणी में गुना करो और नीचे जोड़ कर लिख दो, 16/8 हो जाएगा, काट कर हो जाएगा 2। तो इसका मतलब इस पूरा का मान आ गया 2 माइक्रोफेराड। कितना आ गया भाई? 2 माइक्रोफेराड आ गया। क्या आया? 2 माइक्रोफेराड। यह और यह, ये जो 2 माइक्रोफेराड आया, और ये नीचे जो C4 है ये भी समानांतर में है, तो समानांतर में है तो इसको क्या करेंगे?
समानांतर में है तो इसको जोड़ेंगे ना, यह 2 आया और यह 2 आया, ये दोनों मिलकर क्या हो गया भाई, ये 4 हो गया, यह और यह मिलकर क्या हो गया 4, क्योंकि समानांतर में है तो सीधा जोड़ देंगे, 2 और 2 4 हो गया। अब देखो ये तीनों को जरा ध्यान दो, सीरीज बन गया, ये तीनों सीरीज बन गया, तो अब टोटल सीरीज जब बना तो 1/c बराबर होता है C1 + C2 और जोड़ क्या हो जाएगा, C3 हो जाएगा। अब ऐसी कंडीशन में 1/c बराबर हो जाएगा 1/4 और फिर ये भी 1/4, तो 1/c बराबर 3/4 हो गया। इसको पलटिएगा तो 4/3 आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो आपका सही उत्तर वही हो जाएगा। इसमें अगर किसी को डाउट है तो बेशक बेशक वो पूछ सकता है, बेशक। देखो इसमें क्या किया गया, जरा ध्यान से समझो। इसमें ऊपर जो 2 दिखाई दे रहे हैं इसको मैंने तोड़ कर ऐसे सीधा कर दिया, सीधा किया तो ये आ गया श्रेणी में आ गया, 4 और 4 श्रेणी में आ गया, और श्रेणी में जब आ गया तो श्रेणी का नियम होता है, अगर 2 को श्रेणी में है डायरेक्ट इसका टोटल निकालना है तो 4 × 4/4 जोड़ 4 गुणा करके नीचे जोड़कर लिख देते हैं, काट कर आ गया 2। अब इसका पूरा का मान हो गया 2 माइक्रोफैराड, और देखो इसके ठीक नीचे भी 2 माइक्रोफैराड है, दोनों समानांतर है, और समानांतर में अगर रहे तो जोड़ते हैं डायरेक्ट, 2 और 2 मिलकर हो गया 4। अब देखो यह 4, यह 4 और यह 4, ये पूरा देखो एकदम सीरीज में है, हो गया। तो सीरीज में है तो सूत्र होता है 1/c बराबर 1/c1 + 1/c2 + 1/c3। इसका मान हो गया 1/4, 1/4 1/4 3 को, तो 3/4 इसको जब पलटिएगा तो हो जाएगा 4/3 माइक्रोफैराड। इसका सही उत्तर हो जाएगा 4/3 माइक्रोफैराड, जिन्होंने बताया है बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, और आपके सामने यह क्वेश्चन है, ऊपर 3 है, 2 है और यह 4 है, जोड़कर बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होने वाला है। और इस टाइप के क्वेश्चन एक मैं आपको भी दूंगा बनाने के लिए, इस टाइप के प्रश्न जो है आपको दिया जाएगा बनाने के लिए भी। ऊपर जो लिखा हुआ है, ऊपर 3 लिखा हुआ है, नीचे 2 लिखा हुआ है, ये दोनों को देखो, ये दोनों जो है समानांतर में है, तो यह और यह समानांतर में है, तो ये 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, और यह जो है श्रेणी में है, माने यह जो 3 माइक्रोफैराड जो है और यह जो नीचे है 2 माइक्रोफैराड, इसको पहले कैलकुलेट करेंगे तो 3 जोड़ 2 कितना हो जाएगा 5 माइक्रोफैराड, और इसके साथ जोड़ा हुआ है 4 माइक्रोफैराड। अब आप देख सकते हो 1/c बड़ा होता है, अगर ये दोनों श्रेणी में है तो इसका सूत्र हो जाता है C1 जोड़ C2। ठीक है, तो 1/c बराबर 1 C1 का मान जोड़कर कितना आया है 5 आया है, और यह आया है 4, कैलकुलेट करोगे 20, यह हो जाएगा 4 और यह हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 9/20। और इसको जब पलटिएगा ना भाई, इसको जब पलटिएगा तो 20 ऊपर और 9 नीचे हो जाएगा, 20/9 हो जाएगा। क्या हो गया 20/9 माइक्रोफैराड। इसका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, जिन्होंने बताया होगा उनका बिल्कुल सही जवाब है। आप इसको उतार जरूर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर मैं चलता हूं। इसके बाद भाषा वाले प्रश्न मिल रहे हैं। चलिए देख लीजिए, ये दोनों समानांतर में था तो जोड़ दिया गया, समानांतर में आप जानते हैं डायरेक्ट जोड़ा जाता है, 3 2 5 हो गया, और जब ये जोड़ दिया गया तो ये फिर श्रेणी में हो गया, तो श्रेणी का नियम यह है, उसके बाद 20/9 उत्तर आ गया। और एक सवाल यह जो मैं पिछले एक लाइव में मैंने डिबेट किया था, अगर आप डिबेट को देखे थे तो आप इसका उत्तर जरूर बताइएगा, और यह सवाल आपके लिए है, क्योंकि अब एक डिबेट में एक लाइव क्लास में मैंने इसको बनाया था। मैं देख रहा हूं कि आपने जो लाइव देखा था क्या आप उसका उत्तर बता सकते हैं कि नहीं। यहाँ बैटरी है, ये बैटरी जो है, बैटरी के साथ 9 ओम का मैं फिगर ठीक से बना दे रहा हूं, और कोशिश कीजिएगा। इसके साथ जुड़ा हुआ है, ये 6 माइक्रोफैराड है, ये 3 ओम है, यह 9 ओम है। ठीक है,
या 12 वोल्ट है, ये प्लस और माइनस है। और बताना होगा कि इस धारिता पर आवेश का मान कितना होगा, इस धारिता पर टोटल आवेश का मान कितना हो जाएगा। तो प्रयास कीजिएगा कि आप इसका उत्तर बारीकी से बता पाए, और मैं आशा करता हूं कि आप बता दीजिएगा। बिल्कुल आप बताने योग्य हैं और आप बता सकते हैं, ये पॉसिबल है कि आप बता दें। तो कोशिश कीजिएगा, अगर बता दीजिएगा तो बहुत खुशी होगी मुझे कि हाँ भाई आप बता रहे हो। ठीक है, तो इसके लिए आपको मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बताना होगा इस पर आवेश का मान कितना होगा, इस पर आवेश कितना हो जाएगा। ठीक है, और मैं इंतजार करूंगा आपके उत्तर का। ठीक है, चलिए, ऐसे तो तुरंत बताया जा सकता है। अच्छा, लाइव में आप क्या कीजिए कि आप इसका उत्तर बता दीजिए क्या होने वाला है, लाइव में उत्तर बता दीजिए। अनु ये बता रहे हैं, दिलखुशी बता रहे हैं। देखो ये बहुत इजी, टोटल टोटल इसका जो प्रतिरोध है कितना हो गया, 9 और 3 12 हो गया, और वोल्टेज कितना है 12 है। तो आई का मान क्या होता है, V बटा आर। तो 12/12 क्या हो गया, 1 एम्पियर। क्या हो गया भाई, 1 एम्पियर हो गया। कितना हो गया, 1 एम्पियर। अब इसके सिरों के बीच का हमें विभवांतर निकालना है, तो V बराबर क्या हो जाएगा, IR हो जाएगा, या 1 गुने 3 हो जाएगा, 3 वोल्ट हो गया। क्या हो गया भाई, 3 वोल्ट हो गया। तो यहाँ के बीच का विभवांतर मैंने ज्ञात कर लिया 3 वोल्ट, और यहाँ इसके साथ जुड़ा हुआ है एक धारिता। तो धारिता धारिता पर आवेश कितना होगा, तो आप जानते हैं क्यू बराबर सी भी होता है, क्यू बराबर सी भी होता है। तो क्यू का मान, तो सी का मान कितना है, कैपेसिटर का मान 6 है, 6 हो गया। और यह जो है वोल्टेज कितना है, 3 है, तो 36 कितना हो जाएगा, 18 माइक्रोकूलम। 18 माइक्रोकूलम बिल्कुल सही जवाब है। एक और लाइव में क्वेश्चन मिला हुआ था, 18 माइक्रोकूलम इसका बिल्कुल सही जवाब है। जिन लोगों ने 18 माइक्रोकूलम बताया था उनका उत्तर बिल्कुल सही है। अब अगले क्वेश्चन की ओर मैं चलता हूं। एक दिन में जैसा कि आप जानते हैं मैक्सिमम क्वेश्चन कराने का प्रयास किया जाएगा, न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन रहेंगे तो थोड़ा दिक्कत होता है, समय उसमें लगना माने लगता है। दिक्कत की बात यह है कि समय ज्यादा लगेगा, और भाषा वाले प्रश्न है तो थोड़ा जल्दीबाजी में हो जाता है। चलो, यदि शीशे की एक पट्टी को वायु संधारित्र के प्लेटों के बीच रखा जाता है तो इसकी धारिता, एक शीशे के एक पट्टी को वायु संधारित्र के माने संधारित्र के बीच एक शीशा के पट्टी को बीच रखा जाए तो उसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि किसी संधारित्र के बीच में किसी शीशा के पट्टी को अगर रखा जाए तो उसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मतलब अगर परावैद्युतांक रखा जाए, इसके बीच किसी नहीं होता है के परावैद्युत वाले प्रवृत्तांक रखा जाए तो उसकी धारिता क्या होती है, तो के गुनी बढ़ जाती है, मतलब यह बढ़ जाएगी। अगर शीशे की एक पट्टी को वायु संधारित्र के प्लेटों के बीच अगर रखा जाए तो उसकी धारिता का मान बढ़ जाती है। क्वेश्चन 43 का ए नंबर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन 44, क्वेश्चन आपके सामने है। दो आवेशित चालक गोले जिन पर आवेश की भिन्न भिन्न मात्राएं हैं एक सुचालक तार द्वारा परस्पर संबंधित कर दिया जाए तो इससे क्या होगा, गोले की कुल ऊर्जा संरक्षित रहेगी। मतलब दो आवेशित गोलीय चालक, दो आवेशित गोलीय है, ठीक है, और मात्राएं, और एक चालक तार से जोड़ दिया जाए, इस पर Q1 है और इस पर Q2 है। तो कह रहे हैं कि जोड़ने के बाद परस्पर संबंधित कर दिया जाए, माने इसको जोड़ दिया गया तो इससे क्या होगा, गोले की कुल ऊर्जा संरक्षित होगी, कुल आवेश संरक्षित होगा, ऊर्जा और आवेश संरक्षित है इनमें से, या कोई भी संरक्षित नहीं होगा। कौन सा इसका उत्तर सही होगा। दो गोला है, एक पर आवेश है, बिल्कुल। ये क्वेश्चन हमें लगता है कि कल भी हुआ था, ये क्वेश्चन कल हुआ था। मैं चाहूंगा कि आप इसका जवाब दें। देखो, दो गोला है, एक पर आवेश है Q1 और एक पर आवेश है Q2, और दोनों को जब जोड़िएगा ना, तो दोनों को जोड़िएगा तो उनका जो होता है वह कुल आवेश जो होता है वह संरक्षित होता है, आवेश जो होगा वह संरक्षित होगा। तो इसका बी नंबर उत्तर जो है वो बिल्कुल सही होने वाला है। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 45। अब भाषा वाला प्रश्न मिलेंगे। यदि आवेशित वस्तुओं को जोड़ने पर उनके बीच विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उनकी नहीं होती है, तो यह इसका कारण क्या है। मतलब अगर दो वस्तु है, ए आवेशित है, एक Q1 और Q2 आवेशित है, और मैं नहीं जानता हूं कि इस पर आवेश कितना है,
ये आवेशित है, ये माने आवेश है इस पर, ये दोनों जो है इस पर आवेश है। इसको चालक तार से जोड़ा जाए तो धारा का प्रवाह नहीं होता है। क्यों? अगर धारा का प्रवाह नहीं होता है तो इनके बारे में क्या कहा जा सकता है? क्या इनके आवेश का मान बराबर है, क्या धारिता बराबर है, क्या विभव का मान बराबर है, या क्या प्रतिरोध का मान बराबर है? अगर आवेश दोनों का बराबर है तो इससे धारा का प्रवाह नहीं होता है। इसका मतलब क्या है? दो आवेशित वस्तुओं को एक साथ जोड़ा जाए और उनके बीच अगर धारा का प्रवाह नहीं होता है तो इनमें से कौन सा कथन सही माना जाएगा? क्या उन पर आवेश जो होते हैं समान है? क्या कहा जा सकता है कि धारिता समान है? क्या विभव समान है? क्या प्रतिरोध समान है? इसमें से क्या सही होगा? कौन सा जवाब सही होगा? चलिए, अगर यहां से यहां नहीं जा रहा है तो क्या समान होगा? अगर एगो व्यक्ति है, दूगो व्यक्ति है, दूगो दोस्त है, अगर यह न उसको पैसा दे रहा है ना वह उससे पैसा ले रहा है, मतलब वह कभी एक दूसरे से लेन देन पैसों का नहीं कर रहा है, इसका मतलब यह हो सकता है, अनुमान लगाया जा सकता है कि भाई पावर, कोई नहीं झुक रहा है तो इसका मतलब दोनों का पावर क्या है? बराबर है। अगर दोनों में से कोई ना झुके, पावर बराबर है, तो उसी प्रकार से दोनों आवेशित किया गया, तो एक एक अगर दोनों आवेशित किया गया और चालक तार से जोड़ा गया, फिर भी धारा का प्रवाह नहीं हो रहा है, इसका दोनों का पावर क्या है? बराबर। पावर बराबर का मतलब विभव का मान बराबर, विभव। तो कहा जाएगा, इसका मतलब साफ है कि उनके विभव का मान क्या है? बराबर है। और दो आवेशित चालकों का विभव बराबर हो जाए, इसका मतलब है कि अगर चालक तार से भी जोड़िएगा तो आवेश का प्रवाह नहीं होने वाला है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन क्या है आपके सामने? यह क्वेश्चन 46, अगर 100 वोल्ट तक आवेशित करने पर एक संधारित्र की संचित ऊर्जा 1 जूल हो तो संधारित्र की धारिता का मान क्या होगा? संधारित्र की धारिता सी का मान क्या होगा? संधारित्र की धारिता का मान क्या होगा? 1 जूल है तो संधारित्र की धारिता का मान क्या होने वाला है? मैं चाहूंगा कि आप इसका उत्तर जरूर बताएं कि कौन सा इसका उत्तर सही होने वाला है। अगर संधारित्र को 100 वोल्ट तक आवेशित किया जाए तो संधारित्र में संचित ऊर्जा 1 जूल है, तो बताना होगा कि संधारित्र की धारिता क्या होगा। और चलिए, इसका एक सूत्र होता है भाई, ऊर्जा हाफ सी वी स्क्वायर, जानते होंगे सर, हाफ सी वी स्क्वायर एक है, हाफ सी निकालना है, भी का मान 100 है। कैलकुलेट कर लो भाई, 1 बराबर 1/2 सी गुने 1/4 वो 0, ठीक है, कैंचिया गुना करो, 2 बटा, आप लिख सकते हो कैंचिया गुना करोगे 2 हो जाएगा, सी गुने 10 के पावर 4 हो जाएगा। हमें निकालना है सी का मान, 2/10 के पावर 4, मतलब 2 गुने 10 के पावर -4 फैराड। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देख लो एक बार, अगर संधारित्र को V वोल्ट देकर अगर आप उसको आवेशित कर रहे हो तो उसमें संचित ऊर्जा U बराबर होता है हाफ सी वी स्क्वायर। हाफ सी तो नहीं दिया है, यहाँ ऊर्जा का मान 1 दिया है और V वोल्टेज 100 दिया है, 100 का स्क्वायर, तो 1/4 को 0, 10 के पावर 4 गुना में है तो भाग में, 2 नीचे तो ऊपर चला जाएगा, ये 2 में 1 से गुना होगा तो 2 हो जाएगा, और 10 के पावर 4 एक गुना में है तो बटा में, ऊपर जाएगा तो एगो ऊपर जाएगा तो नीचे प्लस में, ऊपर जाएगा तो माइनस, 2 गुने 10 के पावर -4 फैराड इसका उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? 47 नंबर क्वेश्चन आपके साथ यह क्वेश्चन है, कह रहे 1 माइक्रोफैराड धारिता के 2 संधारित्र समानांतर क्रम में जोड़े गए हैं, इनके श्रेणी क्रम में 0.5 माइक्रोफैराड जोड़ा गया है, तो बताना है परिणामी क्या होने वाला है, परिणामी धारिता क्या होगी। देखो यहाँ पे भाई 1 माइक्रोफैराड जोड़ा गया, कह रहा है 1 माइक्रोफैराड को जोड़ा गया समानांतर में, और इसके साथ तीसरा को जोड़ा गया श्रेणी में, यह जोड़ा गया 0.5 और यह जोड़ा गया 1 और 1, तो बताना होगा यह 1 माइक्रोफैराड है, यह भी 1 माइक्रोफैराड और 0.5 माइक्रोफैराड। थोड़ा बताओ तो मुझे
कि कौन सा इसका उत्तर सही होने वाला है। कौन सा इसका उत्तर सही होगा आपको बताना होगा, इसका जवाब क्या होगा। तो 9th क्लास वाले थोड़ा सा ठीक है, आप बातों को सुन लिया, थोड़ा सा इन लोगों का जोड़ी है और इसलिए क्लास इन लोगों का चलाना थोड़ा सा मुझे लगता है आवश्यक है और चलना चाहिए इन लोगों का क्लास। चलिए अब जो है देखो भाई, यह जो है समानांतर में है, तो समानांतर में है, तो समानांतर में है तो इनको सीधा जोड़ दो, एक और एक क्या हो जाएंगे, दो हो जाएंगे। ठीक है, अब ये तो श्रेणी में पूरा दो हो जाएगा, अब श्रेणी में आ गया, तो श्रेणी में फाइनल लिखना होता है तो 1/C1 1/C2 होता है। ठीक है, 1/C बराबर, और यहाँ C1 का मान कितना है, C1 का मान आ रहा है इधर 2 आ रहा है, यह 0.5 है। अब इसको कैलकुलेट कर लो, 1/C बराबर यह भिन्न करने का 1/2 हो जाएगा। यहाँ देखो 0.5 है तो 5 रहने दो, दशमलव के बाद हटेगा एक अंक है तो ऊपर एक जीरो, ये कट जाएगा, 1/2 + 2 हो जाएगा, और एक कुल मिलाकर आपके पास ये उत्तर आ रहा है 1/C बराबर 5/2 आ रहा है। और जब मुझे C निकालना होगा तो 2 ऊपर और 5 नीचे, भाग दीजिएगा 0.4 माइक्रोफैराड आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, इसमें अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। इसमें क्या था कि दो समानांतर में रखा गया, एक श्रेणी में रखा गया, समानांतर को सीधा जोड़ते हैं, 2 और 2 एक और एक कितना हो गया, 2 हो गया। श्रेणी के लिए यह सूत्र लगा दीजिए C1 C2, 1/C1 जोड़ 1/C2, 1/2, यह 1/0.5 हो गया। अब दशमलव के बाद एक अंक है तो ऊपर एक जीरो, कटेगा तो 2, फिर क्या करोगे 5/2, अब हमें C निकालना है, पलट दो तो 2/5 भाग देने पर 0.4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 48 नंबर, 48 नंबर क्वेश्चन। और ध्यान दीजिए कल का जो क्लास होने वाला है वह विद्युत परिपथ से करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग प्रवेश कर जाएंगे कल, और करंट इलेक्ट्रिसिटी का बेहतरीन क्वेश्चन का संकलन हो जाएगा कल। ठीक है, तो कल के लाइव में शायद 7 बजे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को पार कर जाएंगे। आज इलेक्ट्रिसिटी खत्म हो जाएगा और कल जो है, कल से हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी के प्रश्न देखेंगे। यहां देखिए आवेशित संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संघनक पट्टिका, संग्राहक प्लस वाला और संघनक माइनस वाला के आवेश का योग क्या होता है, ऐसे समझ लो। एक संग्राहक और एक हो जाएगा संघनक पट्टिका, और दोनों के आवेशों का टोटल योग क्या होता है। किसी संधारित्र के प्लेटों पर आवेशों का कुल योग समझ लो, एक संग्राहक है, एक संग्राहक पट्टिका है, और दूसरा कौन सा पट्टिका है, तो दूसरा है संघनक पट्टिका। इनके आवेशों का कुल योग क्या होगा, तो इनके आवेशों का कुल योग जो होगा ये टोटल हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा भाई, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो एक ऊपर प्लस आवेश है, एक ऊपर माइनस आवेश है, तो टोटल इनका योग जो हो जाएगा वह कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन है 49। बिट्टू बता रहे हैं कि मैंने इनका बहुत मन है कि 9th का चले, बिल्कुल चलेगा, आप थोड़ा सा उसका वेट कीजिएगा। मुझे लगता है कि 1 या 2 दिन बाद जो है, रविवार के दिन अब की बार 9th क्लास का जरूर चलेगा, रविवार के दिन। 49 का आप आंसर बताइए। बिट्टू मैं आपकी बातों को एकदम निश्चित रूप से उस पर गौर करूंगा और रविवार के दिन मैं समय रखूंगा, क्योंकि इन लोगों का तो कल करंट इलेक्ट्रिसिटी नया चैप्टर जो है वो शुरू होगा। टाइम हमेशा लाइव का 7:30 से ही रहेगा, हमेशा 9th हो 10th हो जिसका भी लाइव चलेगा 7:30 से ही लाइव चल सकता है, शाम में 7:30 बजे रविवार के दिन। ठीक है, दो समान धारिता वाले संधारित्र को समानांतर क्रम में जोड़ने पर उसकी समतुल्य धारिता क्या होगी। 49 नंबर आप उत्तर बताइए। आज 50 तक ही क्वेश्चन हो पाएगा, 50 तक ही हमें लगता है कि क्वेश्चन हो पाएगा। थोड़ा सा आज वक्त ज्यादा लगा, इसका कारण है न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन ज्यादा होना बीच में। चलिए
कह रहे हैं कि समानांतर क्रम में जोड़ना है, तो समानांतर में क्या करना है भाई? समानांतर में तो सीधा जोड़ दो ऐसे, तो सी और सी दोनों है, समानांतर में तो सीधा जोड़ दिया जाता है 2C। इसका उत्तर हो जाएगा ए। 49 का ए नंबर आंसर हो जाएगा 2C। अगर समानांतर क्रम में संधारित्रों को जोड़ते हैं तो सी और सी जोड़िएगा तो 2C इसका उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि अगला क्वेश्चन क्या है। 50 नंबर क्वेश्चन और आज के लाइव का अंतिम क्वेश्चन। और कल मैं बता दूं कि करंट इलेक्ट्रिसिटी जो है वह कल शुरू हो रहा है और यह बिल्कुल न्यू चैप्टर है, ये नया यूनिट है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का यह चैप्टर जो है वह समाप्त हो रहा है आज, और कल से जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी के प्रश्न हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो विद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है? विद्युत धारिता का जो मात्रक होता है वह होता है क्या? फैराड। क्या होता है भाई? विद्युत धारिता का ऐसे मात्रक जो होता है वो फैराड होता है। तो मैं आशा करता हूं कि मैं अपनी बातों को आप तक पहुंचा पाया, और कल जो है धारा वैद्युतिकी के साथ हम लोग 7:30 बजे लाइव क्लास में हम लोग हाजिर होंगे और धारा वैद्युतिकी के प्रश्नों को देखेंगे। और हमें लगता है कि बहुत ही बढ़िया प्रश्नों को मैं मॉडरेट इजी टू हार्ड क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, और इसमें भी हुए हैं। कुछ दिनों तक, 2 दिनों तक जो है भाषा वाले प्रश्न ज्यादा मिले और आज न्यूमेरिकल्स टाइप के प्रश्न जो है ज्यादा मिल रहे थे। मैं आशा करता हूं कि आपको मैं अपनी बातों को समझा पा रहा हूं। आप अपने दोस्तों में एक हमारे तरफ से एक जरूर रहेगा कि आप अपने दोस्तों में जो है शेयर इसको जरूर कीजिएगा, और मैं आशा करता हूं कि आपको ये बात समझ में आया होगा और प्रश्न समझ में आ रहे होंगे। ये वैसे प्रश्न हैं जो विगत 10 वर्षों में पूछे गए हैं, और आशा कर रहा हूं कि आने वाले वर्ष में भी इसमें से प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे, और बिल्कुल पूछे जाएंगे। पैटर्न यही होगा। तो मिलते हैं इसी उम्मीद के साथ अगले एपिसोड में। कल की क्लास है 7 बजे करंट इलेक्ट्रिसिटी के साथ। दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।